हम बात कर रहे थे एंगल्स की। एंगल देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास एक स्केल होता है और उस स्केल से हम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, और बड़े उस पर चले जाए तो किलोमीटर वगैरह और मीटर वगैरह में होता है। ठीक है। इसी तरह एंगल भी जो है ना, दो जगहों के बीच का डिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हमें एक एंगल बताता है। तो अब ना एंगल्स कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है, तो हम उन हिस्सों को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आपका एंगल आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसी भी उस एंगल को बोलते हैं जो आपका जीरो से शुरू हो रहा हो और 90 से छोटा हो। यानी जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन 89 तक एंगल जा रहा होता है। जो 90 से छोटा एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अब देखो, हमें ना एक चीज पता होनी चाहिए एक्यूट एंगल करने से पहले, वो ये कि एक हमारा कहलाता है राइट एंगल। राइट एंगल होता है आपकी दो लाइन इस तरीके से मिले कि बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बने, वो हमारा कहलाता है राइट एंगल। अच्छा, जो लाइन मिलती है ना, ये जिस लाइन से मिलके ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये लाइन आपकी कहलाती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ही है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो दूसरी लाइन के साथ। अब देखो, ये हमारी 90 डिग्री की लाइन है, मतलब स्ट्रेट एक लाइन जो होगी वो हमारी परपेंडिकुलर की है। तो अगर एक्यूट एंगल की बात करें, तो एक्यूट एंगल में देखो, जो भी एंगल होंगे हमारे 90 से पीछे पीछे के होंगे। मतलब वो यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, फिर यहाँ पे हो सकता है, मतलब सो ऑन कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है वो। तो ये वाले हमारे होते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? देखो, जीरो से लेके 89 डिग्री तक जो हमारे एंगल थे, वो क्या कहलाते थे? वो हमारे कहलाते थे एक्यूट एंगल। फिर जैसे ही हम 90 डिग्री पे आते थे, जैसे ही हम 90 डिग्री पे आते थे, वो हमारा क्या बन जाता था? राइट एंगल। अब 90 डिग्री से जब बढ़ेंगे, 90 डिग्री से जब बढ़ेंगे तो यानी 91 डिग्री, 92, 93, 94 एंड सो ऑन 179 डिग्री तक जो हमारे एंगल्स होते हैं, यानी 180 डिग्री से जो कम होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगेन, ऑब्ट्यूस एंगल से पहले हमें एक और एंगल पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल होता क्या है? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक ये मेरी लाइन है और इसका मैं परपेंडिकुलर बना दूं तो कितना डिग्री बन रहा होता है? 90 डिग्री। अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर एक साइड पे 90 डिग्री है, तो इसके राइट साइड पे भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि लाइन भी वही वाली है, बस इसको हमने बीच में एक डिवाइड कर दिया। तो इधर वाली 90 डिग्री की लाइन और इधर वाली 90 डिग्री की लाइन, ये मिला के आपका बनाते हैं 180 डिग्री। यानी हम इस पे ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ना आपकी, स्ट्रेट लाइन पे आपका टोटल एंगल बन रहा होता है 180 डिग्री का। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन 180 रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, अगर स्ट्रेट लाइन पूरी 180 है और ऑब्ट्यूस एंगल पे हम क्या कहते हैं कि मोर देन 90 डिग्री, यानी 91 से शुरू होगा और लेस देन 180। तो ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 90 डिग्री का है, तो यहाँ कहीं होंगे वो, ये 90 से ज्यादा यहाँ पे लाई कर रहे होगा, और 180 से क्योंकि पीछे पीछे, तो ये वाइट लाइन के पीछे होगा, यानी इधर कहीं लाई कर रहा होगा। एक मिनट, मैंने मैन गलत यूज कर लिया, हाँ, यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक हमने देखा कि जीरो से लेके 90 डिग्री तक, जीरो से सॉरी 89 डिग्री तक हमारे कौन से एंगल कहलाते थे? जीरो से लेके 89 डिग्री तक हमारे कहलाते थे एक्यूट एंगल। फिर जैसे ही हम 90 डिग्री पे आते थे, वो हमारा बन जाता था राइट एंगल। फिर 90 डिग्री से बढ़ते थे तो 91 डिग्री, 92 एंड सो ऑन 179 तक जो हमारे एंगल होते थे वो कहलाते थे ऑब्ट्यूस। फिर जैसे ही 180 पे आते थे, वो हमारा बन जाता था स्ट्रेट एंगल। अब हम जब उससे भी आगे आएंगे, यानी 180 से भी आगे आएंगे, कहाँ पे हम पहुंचेंगे? 181 पे। 181 पे पहुंचने का मतलब है कि अब आपका एंगल या तो 180 से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, या 360 डिग्री होगा। यानी ये 181 होगा, 182 होगा एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जा रहा होगा? 360 डिग्री तक। अब देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की है
तो इसको अगर मैं उल्टा करके देखूं तो नीचे भी तो 180 डिग्री बन रहा होगा। तो ऊपर 180 है, नीचे 180 है, टोटल कितना बन जाएगा, इनको प्लस करोगे तो 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है कि एक अगर पॉइंट हो और उसके अराउंड एक एंगल बना हो तो ये किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो अब हम इसको जरा डायग्राम में देखते हैं। यार अगर ये लाइन आपकी 180 की है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल एक हमारी लाइन यूं बनी हुई होती, लेट से यहाँ पे, तो एंगल हमारा यहाँ से शुरू होता, पहले यहाँ तक आता, ये 180 डिग्री हो जाता, और फिर इसके आगे जितना भी बना हुआ है वो आपका कितना हो जाता, मोर देन 180 और लेस देन 360। इसी तरह अगर हम लाइन को थोड़ा और आगे कर लें इधर की साइड पे, तो आपका एंगल अगेन यहीं से शुरू होगा और जाएगा 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 यहाँ तक। अगेन 180 तो यहाँ तक हो गया होगा, और फिर इसके बाद जो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 180 से ज्यादा हो गया और 360 से कम है। एक और इसका देख लेते हैं, अगर एक्सट्रीम केस हम देखें, यहां तक हो बिल्कुल कोने तक, तो इसका भी क्या केस होगा, एक पॉइंट से शुरू होगा, पहले 180 तक आएगा और फिर जाएगा 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 जाएगा, कोने तक पहुंच जाएगा। अच्छा, ये इसको कुछ बच्चे कंफ्यूज कर देंगे कि एक्सट्रीम केस को 360 डिग्री, नहीं। 360 डिग्री एक आपकी स्ट्रेट ही लाइन डली हुई होती है और उस पर एंगल यूं बना हुआ होता है। यहाँ ये 360 डिग्री से कुछ कम है, अराउंड 359 3 के उसके अराउंड होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 360 नहीं है। तो ये थे हमारे एंगल के टाइप्स जो हमें लाजमी पता होने चाहिए। इसको एक दफा फिर से देख लेते हैं। देखो, एंगल आपका शुरू होता है जीरो से, जीरो से लेके 89 डिग्री तक जो जाएगा वो आपका क्या एंगल कहलाता है, वो आपका कहलाता है एक्यूट। फिर जैसे ही 90 डिग्री पे पहुंचेगा वो आपका एंगल बन जाएगा राइट। फिर 90 से जब बढ़ेगा यानी 91 पे, 92 93 एंड सो ऑन 179 तक जो एंगल कहलाएगा वो आपका होगा ऑब्ट्यूस। जैसे ही 180 पे पहुंचता है वो आपका बन जाता है स्ट्रेट एंगल। 180 से जब बढ़ेगा यानी 181 182 183 और सो ऑन 360 तक जब जा रहा होगा तो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स। तो ये थे हमारे एंगल के टाइप्स। अच्छा, अभी जो हमने एंगल निकालने सीखे कि कौन सा एंगल किस टाइप का दिख रहा होता है, अब वो हमने अप्लाई करना है। और हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं, हमने इन डायग्राम को देख के बताना है कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा स्ट्रेट है, और कौन सा, एक और कौन सा होता था मैं भूल गया, कौन सा राइट है। ठीक है। तो देखो, हमेशा एक काम करना, कोई भी डायग्राम दिखे ना, उस पे हमेशा हमेशा एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना देना। ठीक है। अब देखो, इससे काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 90 डिग्री। और ये जो आपका एंगल है 90 डिग्री से कम है ना, तो ये आपका क्या एंगल बन जाएगा, ये आपका एंगल बन जाएगा एक्यूट। पार्ट बी पे हो। पार्ट बी पे सबसे पहले तो एक 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बना लो। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि एंगल ना आपका इधर से शुरू हो रहा है और ये पता नहीं आगे कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री से काम नहीं हो पाएगा। तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें एक लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये नीचे जो एंगल बना हुआ था ये पूरा 180 था, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। और ये ऊपर वाला एंगल 180 से कुछ ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम है। तो 180 से जो ज्यादा होता है और 360 से जो कम होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फिर पार्ट सी बड़ा आसान है, हमें दिखने में ही दिख रहा है कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हमेशा हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बॉक्स से। जहां पे भी ये बॉक्स दिखे तो मैं समझ आ जानी चाहिए कि ये 90 डिग्री की बात हो रही है, और इसका हम एंगल को क्या नाम देते हैं, राइट एंगल। अच्छा जी, पार्ट डी पे चलते हैं। यार मुझे एक चीज बताओ, ये कुछ भी बना हो, मुझे पता है कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हें बॉक्स बना के देगा वो। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। देखो, एक पॉइंट पे ये पूरा एंगल बन रहा है ना, और एक पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री बन रहा होता है, 360 डिग्री टोटल। तो अगर ये 90 है, 360 में से 90 माइनस करो, तुम कितने एंगल पे पहुंचोगे, जरा देखो, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल आपका आएगा 270 डिग्री। ये 270 आपका 180 से ज्यादा है और किससे कम है, 360 से, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। और राइट एंगल का कितना होता है डिग्री, 90 डिग्री। इसी तरह आगे चलते हैं। एक हमारे पास अगेन डायग्राम है, तो एक काम करते हैं, पहले 90 डिग्री की एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका होगा 90, और फिर ये 90 से कुछ ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा जी, पार्ट एफ पे आ जाओ।
पार्ट एफ पे सबसे पहले एक 90 डिग्री का बना लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 90 डिग्री होगा। अच्छा देखो, अभी भी ना 90 डिग्री से काम नहीं हुआ हमारा। तो एक काम करो, एक स्ट्रेट लाइन बना लो ताकि हमें पता चले कौन सा एंगल 180 का है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो आपका होगा ये होगा 180 डिग्री। और ये 180 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा है। तो 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा जी, आगे चलते हैं पार्ट जी पे। देखो यहाँ सीधी सीधी ना तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन बना के दी हुई है, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारा हमेशा किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो अगर ये हमने एंगल निकालना हो तो ये 180 डिग्री है, और ये आपकी कहलाती है स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन का एंगल। ठीक है। अच्छा वैसे मैथ्स की बुक में ये 180 डिग्री वाले का कोई एंगल का नाम नहीं है, लेकिन असल मैथ्स में इसको नाम देते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। ज्यादातर इसको इतना रेफर करेंगे कि स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो तुम लोग को मैथ्स की बुक में जो नाम दिखेंगे एंगल के टाइप्स के, वो तीन ही दिखेंगे। एक एक्यूट दिखेगा, एक ऑब्ट्यूज दिखेगा, एक रिफ्लेक्स दिखेगा, और उसके साथ साथ आपको एक वो दे रहा होता है राइट राइट एंगल वाला। ये वाला नहीं देता स्ट्रेट एंगल का। पार्ट एच पे आ जाओ। देखो ये पूरा ही 360 डिग्री बना हुआ है। मतलब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका 180 डिग्री होगा एक ऊपर, और नीचे भी आपका कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री तक हमारे कौन से एंगल कहलाते हैं? रिफ्लेक्स। पार्ट आई पे चलते हैं। अब जरा इधर आओ। यहाँ पे सबसे पहले तो 90 डिग्री का बना लो एक, सीधा सीधा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 90 है, और ये 90 से काफी कम है, तो इस एंगल का हम क्या नाम दे देंगे? ये एंगल हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। आगे चलते हैं। अब देखो, हमें ना अननोन एंगल्स ढूंढने हैं। और अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी ना, जितने भी एंगल्स पढ़े, उनको अब जरा देखते हैं कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। जरा यहाँ पे आओ। एक हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और एक हिस्सा है आपका 33 डिग्री, और एक हिस्से को कह रहे हैं वो A डिग्री है। तो ये A डिग्री कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बन रहा होता है? 180 डिग्री। इसमें से अगर मैं 33 डिग्री माइनस कर दूं, या चलो इतना भी नहीं करते, एक काम करते हैं, मुझे बताओ, अगर मैं एंगल A डिग्री को और एंगल 33 डिग्री को प्लस करूं, तो मुझे पता है टोटल कितने का आएगा? 180 डिग्री के। ठीक है। अगर ये 33 डिग्री यहाँ पे ए के साथ ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? 180 डिग्री के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर हमने निकाली है, तो हम सिंपली करेंगे क्या? हम 180 में से 33 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 147 डिग्री। इसी तरह पार्ट बी पे चलें। पार्ट बी पे चलने से पहले देखो, हमने एक स्टेप शुरू में एक्स्ट्रा किया। वो क्या किया कि हमने देखा कि अगर A डिग्री को और 33 डिग्री को प्लस करें, तो टोटल क्या आता है? 180 डिग्री। यहाँ पे एक ही जगह वेरिएबल था ना, तो हमें इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? 180 डिग्री में से सीधा सीधा 33 माइनस कर देते हैं। पार्ट बी पे अब जरा आओ। एक स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल लाई कर रहे हैं, एंगल ए, एंगल 42, एंगल 73। तीन एंगल लाई करने का मतलब है कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, तो टोटल मेरा आना चाहिए 180। तो हम काम आसान करने के लिए करते क्या है? 180 डिग्री में से माइनस कर दो 42 डिग्री, और माइनस कर दो 73 डिग्री। तो जो आंसर आएगा ना, ये हमें ए बता देगा। तो 180 माइनस 42 माइनस 73, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। ये आपकी ए की वैल्यू है। इसी तरह पार्ट सी पे आओ। अब देखो यहाँ पे 4C एक एंगल है, एक 80 है, और एक सी है। यहाँ पे एक वेरिएबल दो डिफरेंट जगहों पे है ना, तो अब हम ये माइनस वाला काम नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनको प्लस करना पड़ेगा इंडिविजुअली। 4C में प्लस सी करो और प्लस 80 करो, तो हमें पता है टोटल किसके इक्वल आएगा? टोटल आएगा 180 के। 4C प्लस सी कितना होता है? 5C इज इक्वल टू 180 को वहां जाके 180 से सेपरेट कर दो। 180 माइनस 80, तो ये होगा 5C इज इक्वल टू 100, और 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। इसी तरह पार्ट डी पे आओ। ये थोड़ा सा टेक्निकल। एक एंगल है 2D+14, एक एंगल है 4D+16। हमने डी की वैल्यू बतानी है। अब डी की वैल्यू बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल लाया कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो हम पता करेंगे क्या?
हम 4D+16 वाले एंगल में प्लस कर देंगे 2D+14 और इसको इक्वल टू पुट कर देंगे 180 के। तो 4D+2D आपका 6D होता है, 16+14 आपका 30 होता है, और इक्वल्स टू 180। ये 30 उधर जाके 180 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 - 30, तो 6D इज इक्वल टू आएगा आपका 150 के। 150 को डिवाइड कर लो 6 से, तो ये आपका आंसर निकाल लेते हैं 150 ÷ 6। ये आपका आंसर आ जाता है डी का 25। अच्छा देखो, हम वैल्यूज तो निकाल रहे हैं। हमने ऊपर ए की वैल्यू निकाली, फिर ए की वैल्यू निकाली, फिर सी की निकाली, फिर डी की निकाली, लेकिन ये जो है ना, ये सिंगल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमने ये वाले एंगल असल में निकालने होते, फॉर एग्जाम्पल ये जो एंगल है 4D+16, ये कैसे निकालते हैं? तो हम यहाँ पे डी की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं 25+16। 425 = 100 होता है, 100+16 = 116, ये एंगल आता है। और 2D+16 के लिए तो डी की जगह 25 रखो +16, तो 50+16 का आपका आंसर आ जाएगा 66। अब अगर तुम ये एंगल 116 और 66 प्लस करो ना, तो लाजमी की सी बात है कि आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर तो नहीं आ रहा तो मतलब तुमने कोई गलती की है। इसी तरह ऊपर वाले पार्ट में भी हो सकता था। 4C इधर था, अगर मुझे 4C वाला एंगल मालूम करना है तो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सी की वैल्यू से, जो कितनी थी 20। 20 × 4 = 80, और ये सी सिंगल था, तो इसकी सीधी सीधी वैल्यू 20 आ जाएगी। तो अगर इस 80 को और इस 20 को प्लस करें ना, तो टोटल आपका बनना चाहिए 180। ठीक है। और ऊपर सिंगल सिंगल ही वेरिएबल थे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 65 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 147 है। अच्छा जी, अब जरा आगे आओ। पार्ट ई में देखो तुम्हें क्या कह रहे हैं। उसने ना तुम्हें एक पॉइंट दिया है। अच्छा, पॉइंट होता क्या है? ये सेंटर, इस सेंटर के अराउंड जो टोटल एंगल बनेगा ना, वो हमें पता है हमेशा टोटल कितने के इक्वल होता है, 360 डिग्री के। क्या निकालना है? ए की वैल्यू। कैसे निकालोगे? 360 में से बाकी एंगल माइनस कर दो। 360 डिग्री -67 डिग्री -52 डिग्री -135 डिग्री। तो निकालते हैं इसका आंसर। 360 -67 -2 -135, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 106 डिग्री। ये हमारी एक ही वैल्यू है। इसी तरह पार्ट एफ पे चलते हैं। पार्ट एफ, आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। 5B + 4B + 3B। देखो, एक वेरिएबल तीन डिफरेंट जगहों पे आपका फैला हुआ है। तो सबसे पहले काम करते हैं, बी की वैल्यू, सिंगल बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5B में प्लस करोगे 4B, और उससे प्लस करोगे 3B, और टोटल इसका कितना आएगा? 360 डिग्री, क्योंकि एक अराउंड द पॉइंट एंगल बन रहा था। तो 5B + 4B होता है 9B, 9B + 3B होता है 12B, इक्वल टू 360। और 312 यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 12 × 1 = 12, और 12 30 = 360, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 30। अब अगर 4B की वैल्यू निकालनी है, 4 को मल्टीप्लाई करो 30 से, 30 × 4 = कितना होता है? 3 × 4 = 12, उसके साथ एक जीरो लगा दो। यहाँ पे 3B है, 3 को मल्टीप्लाई करो 30 से, तो 3 × 3 = 9, उसके साथ एक जीरो लगा दो, 90। 5B की निकालनी है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो 5 × 3 = 15, उसके साथ एक जीरो लगा दो, तो ये बन जाएगा 150। अब अगर इन एंगल्स को प्लस करो, 150, 120 और 90, तो टोटल आना चाहिए 360। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, और एक एंगल 4C है, एक एंगल 4C है, एक एंगल 16C है, और ये वाला आपका 90 डिग्री है। सी की वैल्यू निकालते हैं पहले। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे आपका पूरा एंगल कितना आ रहा है? 16C डिग्री। अगर मैं ये बोलूँ कि 16C इक्वल है किसके? 180 के, तो बात खराब खराब तो नहीं होगी, क्योंकि देखो, स्ट्रेट लाइन पे एंगल आपका टोटल कितना बन रहा होता है? 180 डिग्री, और यहाँ से 180 डिग्री की जगह क्या लिखा हुआ है? 16C। तो यहाँ सिंपली 16 को सब्जेक्ट बना लो। 16 यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 180 के साथ, तो 180 ÷ 16 आपका आंसर आता है सी का 11.25। अब देखो, ये एक सिंगल सी की वैल्यू है। 4C की वैल्यू निकालने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 11.25 × 4, तो आपका इसका आंसर आ जाता है 45, और ये 4C का भी आंसर आ जाएगा 45।
16C की वैल्यू निकालने के लिए अगेन इसको कर दो, तो ये तुम्हारा पता है कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये अगेन स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा था। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो, हमने अननोन एंगल से निकालना सीख लिया और हमने एंगल के टाइप्स भी देख लिए। अब ना जरूरी बात यह है कि हमें एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा एंगल कैसे निकाला जाता है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है, जो ये कहती है कि अगर एक लाइन आपकी सीधी जा रही हो यानी स्ट्रेट लाइन हो, और एक और लाइन आपकी सीधी जा रही हो यानी स्ट्रेट लाइन हो, और आपस में वो इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है, दोनों लाइंस आपस में मिले, तो ये प्रॉपर्टी आपकी बनती है एक्स प्रॉपर्टी। एक्स प्रॉपर्टी कहती क्या है कि अगर ये एंगल ए है तो इसके सामने वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा, ए के। और अगर ये एंगल बी है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि सामने आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा देखो, इसका बुक में जो नाम है ना वो होता है वर्टिकली ऑपोजिट, यानी ये ए और ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये बी और बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक डायग्राम दी हुई है पार्ट 1 में, जिसका एक एंगल है बी, एक है 48, एक है सी, एक है ए, और ये वाला है 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, हमारी लाइन कौन सी है जहां पे हम एक्स बना सकते हैं। एक लाइन मेरी ये पूरी एक्सटेंड हुई हुई है जो मैंने ब्लू से मार्क की, और एक लाइन मेरी ये पूरी एक्सटेंड हुई है जो मैंने ब्लू से मार्क की। तो हमें पता है जो एंगल ये वाला होगा वो यही वाला होगा, यानी अगर ये 48 है तो ये ए भी किसके इक्वल होगा, 48 के। ये हमने बगैर कोई मेहनत किए सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा, फिर अगर तुम देखो ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हैं, एक एंगल ए है एक एंगल सी है। एंगल ए की वैल्यू पता चल गई 48, एंगल सी तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एंगल सी निकालने के लिए तुम लोग 180 डिग्री में से 48 डिग्री माइनस कर दोगे, तो 180 माइनस 48 डिग्री आपका कितना होता है, 132 डिग्री। ये आपके सी की वैल्यू आ गई। अब बी निकालना है यार, देखो अगर ये 90 डिग्री है, एक साइड में 90 डिग्री है, तो दूसरी साइड भी किसकी इक्वल होती है, 90 डिग्री के। तो ये पूरी साइड अगर 90 डिग्री के इक्वल है और दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक एंगल बी में एक एंगल 48 में, तो 90 में से 48 माइनस करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी में तुम लोग करोगे क्या, 90 डिग्री में से 48 डिग्री माइनस कर दो, तो 90 माइनस 48 इज 42। मेरे ख्याल से ये आंसर आता है इसका। तो इस तरह तुम लोग ने अननोन एंगल निकाल लिए सारे के सारे। पार्ट 2 पे आओ। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि एक एंगल 117 है, एक बी है, एक सी है, ए है 30 है और 40 है, काफी एंगल्स हैं। सबसे पहले तुम अपना क्रॉस आइडेंटिफाई करो। ये एक लाइन पूरी एक्सटेंड हुई हुई है, ये एक लाइन पूरी एक्सटेंड हुई हुई है, यानी ये जो एंगल आ रहा है इसका वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा होगा, ये वाला पूरा एंगल। यानी एंगल ए, एंगल 30 और एंगल 40 अगर इन्हें प्लस करो तो ये इक्वल किसके आने चाहिए, 117 के। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 117 के। तो ए प्लस 40 प्लस 30 इज 70 इज इक्वल टू 117, और ए को सब्जेक्ट बनाओगे तो 117 के साथ आपका 70 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आती है 47। ए की वैल्यू आपकी है 47। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये आपका एंगल ए आ गया, एंगल दूसरा 30 है, एक एंगल 40 है, और ये तीन एंगल किस पे लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे। और उसी लाइन पे एक चौथा एंगल भी लाई कर रहे हैं, एंगल सी। तो अगर एंगल सी निकाल लो तो तुम लोग दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तरीका ये कि या तो तुम बी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि देखो ये जो क्रॉस बन रहा है, जो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू होगी। तो मुझे ना यहाँ पे बी निकालना आसान लग रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, 180 में से 117 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे तुम लोग सॉरी, तो सिर्फ और सिर्फ बी निकालने के लिए 180 में से 117 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप 180 माइनस 117, इसका आपका आंसर आता है 63 डिग्री।
तो अगर बी की वैल्यू 63 डिग्री है, सी भी आपका किसकी इक्वल होगा? 63 डिग्री के। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, पार्ट थ्री पे आओ। पार्ट थ्री में देखो, एक हमें 7 बी एंगल दिया हुआ है, एक डी दिया हुआ है, एक 3 बी है, एक सी है। तो यहाँ पे क्रॉस आइडेंटिफाई करो। एक लाइन ये जा रही है, एक्सटेंड हो रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये एक्सटेंड हो रही है, क्रॉस यहाँ बन रहा है। यानी जो एंगल डी है वो इक्वल होगा 3 बी के, एंगल सी जो है वो एंगल इक्वल होगा 7 बी के। तो एक काम करते हैं, ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पे दो एंगल ऐसे लाई कर रहे हैं जिनका वेरिएबल सेम है, इधर भी बी है, इधर भी बी है। तो अगर मैं 7 बी में प्लस करूँ 3 बी को, तो इक्वल किसके होना चाहिए? 180 के। 7 बी प्लस 3 बी कितना होता है? 10 बी इज इक्वल टू 180। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बी की आपकी वैल्यू आ जाएगी 18। अच्छा, एक काम करते हैं, ये सिंगल बी की वैल्यू है ना, 3 बी की वैल्यू निकाल लो। 18 × 3 कितना होता है? ये वाला एंगल आपका आएगा 54। और 7 बी निकाल लो, 18 × 7 कितना होता है? 126। अब देखो, ये अगर पूरा 7 बी इक्वल्स किसके है? 126 है, तो ये सी बी किसके इक्वल होगा? 126 के। सी की आपकी वैल्यू आ गई 126। और अगर ये 3 बी पूरा इक्वल किसके है? 54 के, तो डी बी किसके इक्वल होगा? 54 के। तो ये हमने यहाँ पे सारे एंगल निकाल लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एंगल हैं। सबसे पहले क्रॉस आइडेंटिफाई करो। क्रॉस, एक ये लाइन पूरी एक्सटेंड हुई है और एक ये लाइन पूरी एक्सटेंड हुई है। अच्छा, कुछ के दिमाग में शायद ये सवाल हो कि हम बाकी लाइन क्यों नहीं ले रहे। यार देखो, ये लाइन अगर मैं लेता जो छोटी वाली है, तो देखो ये यहाँ पे सेंटर पे आके ना खत्म हो गई, आगे चली नहीं। हम ऐसी लाइन देते हैं जो सेंटर पे भी आए और सेंटर से भी क्रॉस करे। ये हमारी पूरी एक्सटेंडेड लाइन दूसरी एक्सटेंडेड लाइन के साथ मिलके क्रॉस बनानी होती है। तो ये एंगल डी इक्वल होगा एंगल 3 सी के, और ये एंगल ई इक्वल होगा 62 और 49 के। तो एक काम करते हैं, एंगल ई सबसे आसान लग रहा है मुझे, एंगल ई के लिए हम लोग 62 प्लस 49 कर लेते हैं। तो 60 प्लस 40 इज 100, 109 प्लस 2 इज 111। ये आपकी ई की वैल्यू आ गई। ये सबसे आसान काम था। अब जरा आगे आओ। अगर ई आपका किसके इक्वल है? 111 के। तो मुझे बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये एक अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस पे दो एंगल लाई कर रहे हैं, एंगल ई जो कितना भी हमने कहा 111, और एंगल 3 सी। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 111 में अगर मैं प्लस कर दूं 3 सी, तो ये इक्वल किसके आना चाहिए? 180 के। अब यहाँ पे जरा मैच करो अपनी, ये 111 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 सी इज इक्वल टू 180 माइनस 111। इसका आंसर आएगा 3 सी इज इक्वल टू 69। और 3 यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करोगे, सी इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 3। इसका आपका सी का आंसर आ जाता है 23। अच्छा, ये सिंगल सी की वैल्यू है। अगर 3 सी की वैल्यू निकालनी है तो 23 को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो तुम लोग अगेन कहाँ पहुंच जाओगे? 63 पे। अब जो हमने क्रॉस बनाया था, हमने उसमें ये आइडेंटिफाई किया था कि एंगल डी जो है वो इक्वल होगा किसके? 3 सी की वैल्यू के। 3 सी की वैल्यू क्या थी? 63। तो एंगल डी भी कितना होगा? 63। तो यहाँ पे हमने एंगल निकाल लिया डी, 63 डिग्री। अच्छा यार, तो अभी हमने देखा कि हम लोग एक्स प्रॉपर्टी को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब देखो, ये थी एक प्रॉपर्टी जिसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स प्रॉपर्टी। और इसका मैथमेटिकली क्या नाम है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब जरा आगे आओ। अच्छा, आगे वाली प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन होती क्या है? देखो, अगर मैं एक लाइन बनाऊं स्ट्रेट, ठीक है, और मैं एक और लाइन बनाऊं स्ट्रेट, तो ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है। अगर तो लाइन आपकी ऐसी हो जो इंटरसेक्ट हो रही हो, तो हम इसको पैरेलल नहीं कह सकते। पैरेलल लाइन आपकी ऐसी होती है कि आपकी दोनों लाइन इस तरीके से पोजीशन हुई भी होती हैं कि वो एक दूसरे में कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन थोड़ी सी भी यूं होती ना, थोड़ी सी यूं, तो पता है होता क्या? ये लाइन थोड़ी आगे जाके यहाँ जा रही होती, और ये लाइन जब आगे जाती तो कहीं ना ये इंटरसेक्ट हो जाती। तो लाइन आप पोजीशन ऐसे करते हो कि दोनों स्ट्रेट हो
और एक दूसरे की तरफ हल्का सा भी मुंह ना किया हो, जैसे अभी इस लाइन पे, दोनों स्ट्रेट होनी चाहिए। ये आपकी होती है पैरेलल लाइन, और इसको हम बड़े बचपन से कहते हुए आते हैं कि टू पैरेलल लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वो ये वाली चीज होती है। अच्छा, पैरेलल लाइन की पहचान क्या है? वो ना हमेशा एक एरो बनाता है। ये एरो का मतलब है कि लाइन पैरेलल है। अगर तो उसने ऐसी लाइन बनाई है, लेट्स से एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये हो सकता है तुम्हें दिखने में तो लग रही हो पैरेलल, उसने एरो बनाया है? नहीं, एरो नहीं बनाया ना, तो ये पैरेलल इसको नहीं कह सकते। पैरेलल लाइन की हमेशा की पहचान है कि वो एरो की बनाएगा। एरो की का मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। अच्छा, अब आगे जो हम तीन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो इस पैरेलल लाइन पे डिपेंडेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी कि अगर आपकी दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक तीसरी लाइन आके कट कर जाए, और यानी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, कम से कम दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और दो ही लाइन मिलके हमारी पैरेलल लाइन बनती है। तो यहाँ पे हम कहते क्या है? हम ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे ना जी रूल लगा लो। अब जी रूल है क्या? देखो, जी रूल अपने नाम में ही बता रहे हैं कि एक जी बनेगा। जी कैसे बनता है यार? देखो इधर आओ, इधर से तुम अगर थोड़ा आगे हो और फिर ये थोड़ा नीचे जाओ और फिर थोड़ा यहाँ से भी आगे जाओ, तो ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये कुछ जी दिख रहा है तुम्हें? भले ऑड शेप का है लेकिन जी तो है ना। दो पैरेलल लाइन में जब आपका जी बने, तो एक चीज याद रख लेना, यहाँ पे जो अंदर का एंगल है ऊपर वाला, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला अंदर का एंगल अगर A डिग्री है, तो नीचे वाला भी जो अंदर एंगल हुआ ना, जी के अंदर जो बन रहा है, जी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ये जो यहाँ पे अंदर एंगल बन रहा है ये भी किसके इक्वल होगा? A डिग्री के। इसी तरह अगर मैं जी एक दफा और बनाऊं, यहाँ से यहाँ आ गए, ये दूसरी लाइन पे हमने ज्वाइन किया नीचे है, और यहाँ से यहाँ गए, वापस जी बन गया। अब पता है क्या होगा? जी ना तुम्हारा दूसरी उसमें भी एंगल बना सकते हैं। जैसे लेट से ये वाला एंगल आपका बी हो, ये वाला एंगल आपका बी हो, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? बी के। देखो हुआ क्या पता है? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए और बी की टर्म्स हटा दूं, ये ए और बी की टर्म्स में हटा दूं, और तुम्हें मैं ये वाला एक एंगल दूं, चलो कितना करें इसको, 70 कर लेते हैं। ये अगर 70 डिग्री है, तो नीचे वाला भी किसके इक्वल होगा? 70 डिग्री के। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बी वाली एग्जांपल दी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? इसके। इसकी वजह पता है क्या? यार ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल है 70, दूसरा हम लोग कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 70 करके, तो वो आपका आता है 110 डिग्री। अगर ये वाला 70 है, तो ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 70, तो ये भी कितना आएगा? 110 डिग्री। तो चीज वही हो गई, बस मैंने उसको तुम लोगों को अलग करके बता दिया। क्या? कि जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। अच्छा, ये तो जी एक तरीके का था। जी एक और तरीका का भी हो सकता है। देखो कैसे? अगर मैं लाइन यहाँ से यहाँ लाऊं, फिर यहाँ से यहाँ लाऊं, और यहाँ से यहाँ ला जाऊं, ये हमारा उल्टा जी हो गया। तो ऊपर की तरफ जो अंदर एंगल होगा ना, ये इक्वल होगा नीचे की तरफ अंदर वाले एंगल के। तो अगर ऊपर A डिग्री है, ना होगा A डिग्री। सेम चीज ऑपोजिट उसमें भी हो सकती है। जी तो मेरा है उल्टा, लेकिन अब एंगल भी उल्टा होगा। पहले हमने अंदर वाला देखा, अब ये जी के बाहर वाला। अगर ये B डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा? B डिग्री। एक चीज याद रखना, जी तो सिर्फ नाम है इसका, लेकिन एक और चीज पता है क्या कर सकता है वो तुम्हारी डायग्राम रोटेट भी कर सकता है। वो जी को एन भी बना सकता है, वो जी को उल्टा एन भी बना सकता है, वो कुछ भी बना सकता है। बस तुमने जी ढूंढना है। अपनी कॉपी रोटेट करो, अपना पेपर रोटेट करो, लेकिन तुमने जी ढूंढना है। और जी कब बनता है? जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन आके दो पॉइंट्स पे कट करे, ठीक है। फिर आगे हमारा आता है सी रूल। सी रूल क्या कहता है? देखो जी, पहले तो देखो सी बनाओ। पहले हम जी बना रहे थे, अब सी बनाएंगे। सी कैसे बनता है? ये आपकी एक लाइन आई इधर, ये आपकी एक लाइन आई इधर, और ये आपकी एक लाइन आई इधर। बड़ा ऑडली लुकिंग शेप है, लेकिन सी रूल पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर ये एंगल ए है, तो ये एंगल बी है, तो पता है किसके इक्वल होगा? वो ये कहता है कि एंगल ए और बी को प्लस करो, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के।
अब जरा मैं प्रूव करता हूँ ये। देखो, मुझे एक चीज बताओ। हमने जी रूल देखा था। लेट से इसको हम दूसरे मार्कर से करते हैं। ये जी था हमारा, ऐसा ही है। अगर ये एंगल कितना रखें, इसको 70 रख लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू। ये 70 डिग्री है, तो ये वाली भी कितनी होगी, 70 डिग्री। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ। अगर ये 70 था तो ये कितना आ रहा था, 110 डिग्री। और फिर ये वाला कितना आएगा, 110 डिग्री। फिर मुझे एक चीज बताओ, 110 प्लस 70 करो, 110 प्लस 70 करो तो कितना आता है, 180 डिग्री। तो यही आपका सी रूल कहता है। वो ये कहता है कि बस ऊपर वाले एंगल को और नीचे वाले एंगल को प्लस कर दो जो सी के अंदर बन रहे हैं, वो टोटल आपका किसके इक्वल होगा, 180 के। इसी तरह सी दूसरी साइड भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सी बनाए, तो आपका ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल आपका बी। एंगल ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 180 के। लेट से हमें एक एंगल गिवन था। एंगल ए गिवन था 70 डिग्री। ठीक है। अब मुझे पता है। अच्छा, इसको ना दूसरे मार्कर से कर लेते हैं, ताकि जो बाद में देखे वो कंफ्यूज ना हो। ये 70 डिग्री गिवन था। क्या मैं ए की जगह 70 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 70 डिग्री प्लस बी इक्वल्स किसके होगा, 180 डिग्री के। ये 70 और बी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 70 को वहां जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 माइनस 70, बी की वैल्यू क्या आएगी, 110। इतना भी तुम लोग निकाल सकते हो। और ये पीछे हमने डायग्राम में देखा भी था कि अगर ऊपर वाला 70 था तो नीचे वाला कितना आया, 110। तो इस तरीके से तुम लोग सी रूल लगाते हो। आगे आ जाओ। इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, ये फजूल में बनाई हुई थी मैंने, इसको हटा दो। अच्छा जी, आखिरी प्रॉपर्टी हमारी, एफ रूल। एफ रूल क्या है, जरा गौर से सुनो। पहले हमने जी बनाया। जी कैसे बनता था, जी आपका कुछ इस तरह का बन रहा होता था। फिर हमने सी बनाया। सी किस तरह बनता था, सी कुछ इस तरह बनता था। एफ में कुछ इतना फर्क नहीं है। एफ पता है कैसे बनेगा, जो आपका सी है ना, वो वैसे बना लो, वैसे ही जैसे सी होता था, और नीचे वाली लाइन तक बस एक्सटेंड कर दो उसको। अब एफ रूल क्या कहता है, मुझे बताओ। ये एक लाइन है, ये लाइन का ऊपर वाला एरिया है, और ये लाइन का नीचे वाला एरिया है। ये लाइन के ऊपर वाले एरिया पे अगर एक एंगल हो, फॉर एग्जाम्पल ए, तो ये जो नीचे वाली लाइन है, मुझे बताओ इसके ऊपर वाला एरिया और इसके नीचे वाला एरिया। इसके ऊपर वाला एंगल कितना था, ए, तो यहाँ के भी ऊपर वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ए के। अगर ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला एरिया का एंगल बी हो, ये वाला एंगल बी हो, नीचे वाली लाइन के भी एंगल का नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एंगल किसके इक्वल होगा, बी के। अब जरा इस क्वेश्चन को साइड पे प्रूफ करते हैं। अगेन हम वैल्यूज वही लेंगे जो हम लोग पीछे से यूज करते हुए आ रहे हैं। ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है 110। ठीक है। और चलो भी यही रखते हैं। देखो, ये 110 है, तो क्या मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसके राइट साइड लेफ्ट साइड वाली निकाल सकता हूँ, 180 में से 110 माइनस करके, तो ये आपका आएगा 70 डिग्री। मुझे क्या यहाँ पे एक एक्स दिख रहा है, एक लाइन ये एक्सटेंड हुई हुई है, एक लाइन ये एक्सटेंड हुई हुई है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। अच्छा, अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, 110 डिग्री। तो ये आपका होगा 110 डिग्री। अब जरा जी रूल देखते हैं यहाँ पे इसी एफ वाली प्रॉपर्टी में। ये जी रूल, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और उसको ये लाइन कट कर रही है। तो अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 70 होगा। तो यहाँ पे आपने जी रूल लगाया, 70 लिख दिया। अब अगर तुम सी रूल लगाओ यहाँ पे, तो 110 प्लस 70, सी रूल के हिसाब से इन दोनों को प्लस करो तो क्या आना चाहिए, 180। और 110 को 70 में प्लस करो तो आंसर भी क्या आएगा, 180। अब मुझे एक चीज बताओ, ये लाइन थी आपकी, ये अपर एरिया है, ये लोअर एरिया है। ये लाइन थी आपकी, ये अपर एरिया है, ये लोअर एरिया है। क्या ये एंगल 70 ऊपर वाले 70 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो यही चीज हमारी एफ रूल कहता है। अगर तुम लोग नोट करो, मैंने एफ रूल को बगैर यूज किए वही वाली प्रॉपर्टी तुम लोग को अप्लाई करके दिखा दी। तो ये काम तुम लोग भी कर सकते हो। तुम लोग की सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी पक्की होनी चाहिए, जी रूल वाली और
एक्स वाली, ये दो अगर तुम्हारी पक्की है ना, तो ना तुम्हें सी रूल की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें एफ रूल की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जी से और एक्स से तुम लोग पूरा काम निकाल सकते हो। एक काम करते हैं, इसके बाकी एंगल भी निकाल लेते हैं। अगर ये 70 है, तो आपका ये राइट वाला लेफ्ट साइड वाला एंगल कितना होगा, कैसे निकालोगे, 110 माइनस 70, ये इक्वल होगा 110 के। और फिर इसका वर्टिकली ऑपोजिट 110 का ये वाला एंगल होगा, तो ये भी 110 होगा। और ये वाला 70 का वर्टिकली ऑपोजिट ये होगा, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। अच्छा, ये घुमा भी सकते हैं। अब घुमाने में देख लो किस तरह दे सकता है वो। ये आपका सी तो बनेगा इधर, ये सी है, ठीक है। और ये आपकी नीचे लाइन एक्सटेंड हो गई, ये आपका एफ बन गया। और ये दूसरी साइड पे भी घुमा सकते हैं इस तरीके से, ये आपका सी उल्टा बना है, ठीक है। और वो नीचे एक लाइन से एक्सटेंड कर ले, तो ये भी आपका एक उल्टा एफ बन जाएगा। पहला पार्ट है, हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड ऑल द पॉसिबल एंगल, जहाँ जितने भी पॉसिबल एंगल बन सकते हैं हमने वो सारे ढूंढने हैं। तो देखो सबसे पहले ना तुमने ये देखना है कि तुम्हारी पैरेलल लाइन कौन सी है। पैरेलल लाइन कौन वो होती है जिसपे आपका ये इस तरह का एक एरो डला हुआ। तो आपकी एक ये पैरेलल लाइन है और आपकी एक ये पैरेलल लाइन है। अब देखो इन पैरेलल लाइन के एंगल पे अगर हमने देखना है कि कौन से बन रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि इन दो पैरेलल लाइंस को कौन कौन सी लाइन कट कर रही है। एक ये लाइन कट कर रही है और एक ये लाइन कट कर रही है। तो आज सबसे पहले ना इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है, ये आपका एक एक्स बन रहा है। तो अगर ये आपका एंगल 117 है, तो आपका ये एंगल भी कितना होगा, एक मिनट में मार्कर सही करूं, तो आपका ये एंगल भी कितना होगा, 117। फिर आपकी एक ये लाइन है और आपकी एक ये लाइन है, दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। तो अगर आपका ये एंगल 78 है, तो आपका ये एंगल भी कितना होगा, 78 डिग्री। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमने वो चीजें कर ली जो सबसे इजी थी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी एक्स वाले एंगल। अब देखो एक पैरेलल लाइन ये थी, एक पैरेलल लाइन ये थी, इसको एक लाइन जो ये कट कर रही है, तो अगर तुम लोग नोट करो, तो ये तुम्हारा जी बन रहा है, ये आपका एक जीरो बन रहेगा। तो अगर आपका ये वाला एंगल आपको पता होता, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते थे, क्योंकि जी के अंदर वाले एंगल सेम होते हैं। अब अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये कैसे निकालोगे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल हमें पता है कितना बन रहा होता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से अगर ये 117 है, तो कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 180 माइनस 117, आपका आंसर आ जाएगा 63। तो अब हमें पता चला कि अगर ये 63 है, तो ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 63 होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर हम यहाँ पे देखें, तो आपका इधर भी एक जी बन रहा है दूसरी वाली पर। ये एक पैरेलल लाइन थी सीधी जा रही थी, एक ये पैरेलल लाइन थी सीधी जा रही थी, और उसको इस लाइन ने कट किया था। तो अगर तुम लोग देखो, तो ये उल्टा जी बन रहा है यहाँ पे। तो अगर ये अंदर वाला एंगल 78 है, तो इधर भी अंदर वाला एंगल कितना होगा, 78 डिग्री। अच्छा जी, अब बाकी एंगल ढूंढने पे आते हैं। देखो ये 63 है, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 180 में से 63 माइनस करके। तो ये सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा, 180 माइनस 63 इज 170। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारा एक और भी जी बन रहा था। कैसे, एक ये पैरेलल लाइन थी, एक ये पैरेलल लाइन थी, और एक ये पैरेलल लाइन थी। तो जो ये एंगल होगा ना आपका, ये एंगल कितना था, 117। तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, 117। फिर इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल है, ये भी आपका कितना होगा, 117। और ये 63 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपका कौन सा है, ये वाला, तो ये आपका कितना होगा, 63 डिग्री। इसी तरह सर इधर आ जाओ, ये 78 डिग्री के सामने वाला एंगल कितना होगा, 78 डिग्री। अच्छा जी, अब अगर बाकी के दो एंगल निकाल लें, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 78 है, तो दूसरा एंगल तुम निकालोगे। अब ये कैसे निकालोगे, 180 में से माइनस कर लो। तो 180 माइनस 78 कितना होता है, 180 माइनस 78 आपका आंसर होता है 100। तो ये आपका एंगल आ जाएगा ये वाला 102। और इसी के वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना होगा, 102। अब देखो जी को अगर हम दूसरे तरीके से बने, ये आपकी एक पैरेलल लाइन थी, ठीक है। फिर ये लाइन इसको कट कर रही थी, और ये एक पैरेलल लाइन थी।
तो जो आपका ये वाला एंगल है, ये एंगल कितना था 102, तो ये भी आपका कितना होगा 102। और इस एंगल के सामने यानी वर्टिकली ऑपोजिट वाला एंगल अगर हमने निकालना है, तो वो भी आप कैसे निकालोगे, सेम वाला जो नीचे एंगल है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये थे एक, अगर आपकी दो पेयर बन रहे हैं पैरेलल लाइन के, तो उसपे हम सारे अननोन एंगल्स किस तरह निकालते हैं। अब जरा आ जाओ यहाँ पे आगे। एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, उस पे एक लाइन ये कट करिए, एक लाइन ये कट करिए। सबसे पहले जो मोस्ट इजी एंगल होते हैं वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। अगर ये 69 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 69। अगर ये 83 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 83। अब बाकी एंगल देख लो, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल लाई कर रहे हैं, उसमें से एक 69 तो दूसरा कैसे निकालोगे 180 से माइनस करके। तो 180 माइनस 69 कर लो, 180 माइनस 69 इज 111। ठीक है, अगर ये 111 है तो ये भी कितना होगा 111। फिर आगे आ जाओ। अगर हमें देखें यहाँ पे एक हमारी पैरेलल लाइन ये थी और उसको ये लाइन कट कर रही थी, और फिर एक पैरेलल लाइन ये थी। तो अगर ये एंगल आपका 69 है तो ये एंगल भी कितना होगा 69। और फिर अगर हम दूसरी साइड से जी देखें, तो ये आपकी पैरेलल लाइन थी, इसको ये लाइन कट कर रही थी, और फिर ये आपकी पैरेलल लाइन थी। तो अगर ये आपका 111 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 111। इसके सामने वाला एंगल अगेन वर्टिकली ऑपोजिट है, सेम ही होगा। और 69 के सामने वाला एंगल कितना होगा 69 डिग्री। अगर तुम लोग इन सारे एंगल्स को प्लस करोगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉइंट है और पॉइंट के अराउंड आपके एंगल्स बने हैं। तो पॉइंट के अराउंड जो एंगल होते हैं वो हमारा हमेशा किसके इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। अब आगे आ जाओ, ये 83 है, अगर मैंने ये वाला निकालना है तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ये है, 180 में से तुम लोग क्या करोगे 83 माइनस करोगे, तो ये आपका एंगल आ जाएगा 180 माइनस 83 इज 97। और इसके सामने वाला भी कितना होगा 97। अब हमने ऊपर वाले एंगल ढूंढने हैं। यार देखो, एक पैरेलल लाइन ये है जो आपकी सीधी जा रही है, सॉरी, एक पैरेलल लाइन ये है, उसको ये लाइन कट कर रही है, और फिर आपकी एक पैरेलल लाइन ये है। तो अगर ये एंगल आपका 83 था, तो ये वाला एंगल आपका कितना आएगा 83। अच्छा जी, ये 83 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 83। अब बाकी के एंगल देख लो, निकाल लो। अगेन अगर तुम यहाँ पे जी रूल लगाओ, तो ये एक पैरेलल लाइन थी, ये ऊपर गई, इसको एक लाइन ने कट किया, और फिर ये आपकी दूसरी पैरेलल लाइन आ गई। तो अगर ये वाला एंगल 97 है तो ये कितना होगा, ये भी 97 होगा। वजह क्या है देखो, अगर तुम वैसे भी देखो तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन पे आपका एक एंगल लाई कर रहा था 83, तो 180 से अगर 83 माइनस करोगी तो भी आंसर क्या ही आएगा 97। और इसके वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल है वो भी कितना होगा 97 डिग्री। एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है। हमें कह रहा है कि ये एक एंगल जो है ये आपका 2D है, ये आपका जो एंगल है ये 7C है। अब यहाँ देख के ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने तो ये देखा है कि अगर आपका एक एक्स बन रहा हो, तो जो आपकी ये वाली वैल्यू होती है वही आपकी ये वाली वैल्यू होती है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, बस उससे घुमाया हुआ है। यहाँ पे वो कह रहा है कि 7C जो है ना, ये आपका इक्वल है 2D के। हमने यहाँ C की भी वैल्यू बतानी है और D की वैल्यू भी बतानी है। देखो, अब सबसे पहले हमें सिर्फ एक ही इंटीजर में एंगल दिया हुआ है, वो कौन सा है 140। 140 के अगर सामने जाओ यानी वर्टिकली ऑपोजिट पे, तो वो भी कितना होगा 140 डिग्री। और ये 140 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगर उसमें से एक एंगल 140 है तो दूसरा 180 में से माइनस करके निकालो कि कितना आएगा 40 डिग्री। और इसके सामने वाला भी एंगल किसके इक्वल होगा 40 डिग्री के। अब हमने ऊपर वाले एंगल्स पे आना है। देखो, ये आपकी पैरेलल लाइन थी, ये आपकी पैरेलल लाइन थी, इसको एक ये लाइन कट कर रही थी। तो हम देखेंगे कि पैरेलल लाइन अगर आपकी इधर से हम शुरू करें, तो ये यहाँ तक आई, यहाँ पे इसको एक लाइन ने कट किया, फिर नीचे आई, और फिर ये आपकी दूसरी पैरेलल लाइन आ गई। तो अगर आपका ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 40 डिग्री। ये आपका होगा 40 डिग्री। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे लाई करने का मतलब है टोटल एंगल जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से अगर 40 डिग्री हम हटा दें, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज 140 डिग्री। ये 7C जो है ना आपका, वो किसके इक्वल होगा
140 डिग्री के। अब अगर तुमने 7C की वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे निकालोगे। तुमने 7C को पुट कर देना है इक्वल टू किसके, 140 डिग्री के। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा 0, तो C की वैल्यू आपकी आ गई 20 डिग्री। ठीक है। अब आगे आ जाओ। यहाँ 2D, अगर 7C की वैल्यू 140 थी तो 2D की वैल्यू कितनी होगी, 140 होगी। तो अगर तुमने D की वैल्यू निकालनी है तो तुम 2D को भी किसके इक्वल रख दोगे, 140 के। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, तो D की वैल्यू आपकी आ गई 70। ये कह रहा है कि अगर तुम D को, यानी D की जगह अगर तुम 70 रखो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 72 ज़ा कितना होता है, 140, तुम इस एंगल पे पहुंच जाओगे। और अगर 7 को तुम C की वैल्यू यानी 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 140, तुम इस 140 पे पहुंच जाओगे। ये इसके सामने वाला एंगल निकालना आसान है, अगर ये 40 है तो ये भी आपका कितना होगा, 40 डिग्री। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम ना थोड़ा सा मुश्किल करते जाएंगे क्वेश्चंस को। देखो, यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी डायग्राम दी हुई है, और सबसे पहले तुमने काम ये करना है कि अगर तो ये तुम्हारे पास अजीब सी डायग्राम्स हो ना जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि बनी हुई क्या है, तो तुमने सबसे पहले ये करना है कि तुम आइडेंटिफाई करो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन पे एक एरो खींच दी हुई होती है। तो तुम्हारी जो दो पैरेलल लाइन है वो एक ये है और एक ये है। सेकेंड टिप, लाइन को हमेशा एक्सटेंड कर लो। यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में तुम्हें बना के दी हुई होगी लेकिन वो ऐसी दी होगी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा करो ये कि लाइन को एक्सटेंड करो। मैंने ये ब्लू लाइन को और एक्सटेंड कर दिया इधर की साइड, और ये मैंने ब्लू लाइन को और एक्सटेंड कर दिया इधर की साइड। अब इस दो पैरेलल लाइन को दो ही लाइनें कट कर रही हैं। एक आपकी ये लाइन कट कर रही है और एक आपकी ये लाइन कट कर रही है, इसे भी एक्सटेंड करो। ऊपर ये बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आओ। ठीक है। और दूसरी वाली को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ताकि तुम्हें पता चले कि ये आगे कहाँ तक जा रही है। सबसे पहले तुमने क्या आइडेंटिफाई किया, पैरेलल लाइन कौन सी है। फिर तुमने देखा कि अगर तो लाइन तुम्हारी एक्सटेंड नहीं हुई या बहुत छोटी छोटी लाइन है, उनको तुमने खुद अपनी उससे एक्सटेंड कर लिया। इसके बाद तुम प्रॉपर्टी लगाना शुरू करोगे। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं नीचे वाली उसकी बात करूं, एक लाइन ये जा रही है आपकी, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ। एक लाइन ये जा रही है आपकी और एक लाइन ये जा रही है आपकी, तो ये एक एक्स बन रहा है। अगर ये एंगल 2B है तो ये एंगल भी कितना होगा, 2B। अच्छा जी। अगर आगे हम आए तो ये एक पैरेलल लाइन थी और उस पे एक ये दूसरी लाइन कट कर रही थी। तो अगर ये एंगल 38 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 38। अच्छा, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे टोटल एंगल 180 बनता है। 180 में से अगर मैं 38 हटा दूं तो मैं किस एंगल पे पहुंच जाऊंगा, ये वाले एंगल पे। तो 180 माइनस 38 इज 152, नहीं 142, एक मिनट देख लेते हैं। 180 माइनस 32, ये आपका आंसर आ जाएगा 148। और इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, तो ये भी कितना आएगा, 148 डिग्री। अब गौर से देखो, जी रूल कैसे लगाओगे तुम लोग। देखो, एक ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक ये पैरेलल लाइन है। सबसे पहले कोई भी एक लाइन उठा लो। अगर मैं ये रेड वाली लाइन उठाऊं तो ये रेड लाइन के हिसाब से अगर ये एंगल ए है, ये एंगल अगर ए है तो इधर ये एंगल ए किसके इक्वल है, 38 डिग्री के। यानी ये 38 ए किसके बराबर है, ए की वैल्यू के। ए जो है आपका 38 के बराबर है। अच्छा जी। उसी लाइन पे जरा वापस आओ। एक हमने ये लाइन उठाई थी, एक ये लाइन उठाई थी, ये दोनों पैरेलल लाइन थी, और ये लाइन इसको कट करी थी। अभी हमने ए को देखा, ए के अगर बाहर जाए तो देखो, ये यहाँ पूरा जो लाइन कट कर रही है वहां से लेके पैरेलल लाइन तक किसके इक्वल है, 148 डिग्री के। अब यहाँ एक सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि वो लोग ये समझेंगे ये वाला एंगल, इसको मैं दूसरों से हाईलाइट करता हूँ। ये था, एक मिनट सॉरी, ये रेड नहीं, ये कलर भी अच्छा नहीं है, इसी से काम चला लेते हैं। हाँ ये, तो ये जो लाइन कट करी थी वहां से शुरू हुई और कहाँ तक गई, आपकी पैरेलल लाइन तक। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज ये होंगे कि यहाँ पे ये किसको इक्वल रख देंगे, 30 के। ऐसा नहीं है,
ये तुम्हारी लाइन कट कर रही है, ये कहाँ तक जाएगी? पैरेलल लाइन तक। मतलब ये पूरा हिस्सा जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने पूरा हाईलाइट किया, ये तुम्हारा 148 है। तो इसको जरा अपने पास लिख लो। ये पूरा येलो से जो हाईलाइटेड एरिया है, ये आपका इक्वल है 148 डिग्री के। अच्छा जी, यार मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पूरा 148 डिग्री है और 148 डिग्री से मुझे एक एंगल पता है 30 है, तो क्या मैं सिर्फ ये बाहर वाला एंगल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? 30 से माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, अब हम 148 में से 30 को माइनस कर देंगे। तो आपका ये बाहर वाला एंगल आ जाएगा कितना? 148 माइनस 30 इज 118। ये होता है 118। अब ना तुम्हें इस 148 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 148 को तुमने दो एंगल्स में डिवाइड कर लिया। एक 118 और एक 30। इन दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर टोटल बन होगा 148। अच्छा जी, यहाँ हमने पूरा एक एंगल बना लिया है। 118 ढूंढ लिया, 30 ढूंढ लिया, एक की वैल्यू ढूंढ लिया। अब जरा नीचे आ जाओ। ये बी की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? अब वापस जी बनाओगे, लेकिन अब दूसरी लाइन पे बनाओगे। ये एक पैरेलल लाइन थी और ये आपकी एक पैरेलल लाइन थी। अब हम ये वाली लाइन उठा रहे हैं। अच्छा, जी की अगर मैं बात करूं तो मैं कौन सा एंगल लूंगा, ये वाला या पूरा वाला? देखो, जी ना हमेशा आपका शुरू होता है जिस लाइन से आपने कट किए और आपकी पैरेलल लाइन तक। यानी ये पूरा एंगल इंक्लूड करूंगा मैं, एक 30 और एक 38। ये 30 प्लस 38 किसकी इक्वल होगा? ये 2b की वैल्यू के इक्वल होगा। तो 2b की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, तो 30 प्लस 38 करेंगे। ये आपका आंसर आएगा 68। ये 68 आपका इक्वल है 2b के। अगर 2b की वैल्यू निकालनी है, 2b को इक्वल टू पुट कर दोगे 68 के। 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, तो बी की वैल्यू आपकी आ गई 34। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए और बी की वैल्यू बतानी थी। ए की वैल्यू हमने बता दी 38 है, और बी की वैल्यू हमने बता दी 68 है। यहाँ पे हम बाकी एंगल्स भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है ढूंढने को, तो हमने सिर्फ वही एंगल ढूंढे जिसका हमें उसने वेरिएबल दिया हुआ था। तो आ जाओ। अच्छा जी, हमें लास्ट क्वेश्चन में एक, अगर तुम लोग देखो, ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है, और ये ट्राइंगल आपके दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो मैंने तुम लोग को क्या तरीका सिखाया कि हमेशा एक काम करो कि लाइंस को एक्सटेंड कर लो। लाइंस को एक्सटेंड कैसे करोगे? सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि पैरेलल लाइन कौन सी है। पैरेलल लाइन होती है आपकी जिसपे एरो की डली हुई होती है। तो एक आपकी ये पैरेलल लाइन है जिसको अभी मैंने एक्सटेंड किया है। लाइन क्यों नहीं हो रहा? अब होगा। एक आपकी पैरेलल लाइन ये थी और एक आपकी पैरेलल लाइन ये वाली है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन लोगों को एक्सटेंड कर लिया। अच्छा, अंदर जो ये दो लाइंस कट कर रही है ना, इनको भी तुम एक्सटेंड कर लो। ये व्हाइट लाइन को अब मैंने एक्सटेंड कर लिया, ये आगे इस तरह हो जाएगी और ये नीचे भी इस तरह आगे आ जाएगी। और फिर दूसरी वाइट लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये आपकी कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। असल में जब हम एक्सटेंड करते हैं ना, तो हमारे काफी काम आसान हो जाते हैं। नहीं तो हम एंगल्स में काफी गलती कर रहे होते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो इधर आओ। आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल उसने दिया है 45, एक एंगल दिया है 60। तो हम देखो बीच वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस करके। तो 180 डिग्री में से माइनस करोगे 45 डिग्री, और माइनस करोगे 60 डिग्री। तो 45 प्लस 60 कितना होता है? 105। 180 में से 105 हटाओगे तो 75 डिग्री बचेगा। ये बीच वाला एंगल आपका आ गया 75 डिग्री। अच्छा देखो, ये आपकी एक लाइन थी और इस लाइन को ये वाली कट कर रही थी। तो अगर ये एंगल 75 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 75। तो हमने ये वाला एंगल आइडेंटिफाई किया। अच्छा जी, आ गया। एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी। अगर ये एंगल 60 है, तो इसके दूसरा वाला एंगल कौन सा बनेगा? ये सामने वाला। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। और फिर एट लास्ट अगर हम वापस क्रॉस को देखें, तो अगर आपका ये वाला एंगल 45 है। अच्छा, एक चीज, मैंने ना पिछले वाले में लाइन गलत यूज की थी। मैंने लाइन यूज की थी ये वाली और ये वाली, और एंगल मैंने बताया कि ये और ये इक्वल है। नहीं देखो,
लाइन ना तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि एंगल पूरा उस पर फॉर्म हो रहा हो। जैसे कि ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब इस पे देखो कि एंगल जो है ना तुम्हारा पूरा फॉर्म हो रहा है शुरू से लेके पूरा एंड तक, ये 60 था, तो ये भी कितना होगा 60। इसी तरह हम 45 के लिए भी ऐसी दो लाइंस पे करेंगे कि एंगल पूरा फॉर्म हो रहा है। तो एक लाइन ये है 45 की और एक लाइन आपकी 45 की ये है। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अच्छा, तुम लोग लाइंस आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तुम्हारा अगर फॉर एग्जाम्पल ये एंगल था 45, तो इसका एंगल का ना एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। 45 का एक स्टार्ट पॉइंट ये हो सकता है, या एंड पॉइंट बोल लो, और 45 का एक स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट ये हो सकता है। ये जिस भी लाइन पे टच हो रहा हो ना, उस लाइन को तुम एक्सटेंड करके देख लोगे, और यहाँ पे जो एंगल तुम्हारे वर्टिकली ऑपोजिट होंगे वो तुम्हारे इक्वल होंगे। अच्छा जी, बाकी एंगल्स को ढूंढने पे आते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन उठाते हैं और उसे जी बनाते हैं। ये आपकी एक पैरेलल लाइन थी और ये आपकी एक पैरेलल लाइन थी, और उसको ये लाइन कट कर रही थी। तो अगर ये एंगल आपका 60 है, तो ये वाला एंगल भी आपका किसके इक्वल होगा? 60 के। ये 60 आ गया। ठीक है, अब दूसरी लाइन उठा लो। ये आपकी एक पैरेलल लाइन थी और ये आपकी एक पैरेलल लाइन थी, और उसको ये लाइन कट कर रही थी। तो अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी किसके इक्वल होगा? 45 डिग्री है। अब देखो, बाकी एंगल हम यहाँ पे और ढूंढ सकते हैं। ये 60 के सामने वाला 60 होगा, ये 45 के सामने वाले 40 होगा। फिर आप जी रूल बना लोगे, ये एंगल आपका इस तरह से बनेगा। तो ये 60 प्लस 75 जो है आपका, ये पूरा इस साइड के इक्वल होगा, या 180 में से 45 माइनस कर लो। तो सारे एंगल ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के अंदर के एंगल ढूंढने थे, और वो हमने ढूंढ लिए। अच्छा देखो, एक काम करो जरा, ये जो अंदर तीन एंगल आ रहे हैं, 75, 45 और 60, इन्हें जरा प्लस करके देखते हैं। 75 प्लस 45 प्लस 60। तो जब हमने 75 प्लस 40 प्लस 60 किया ना, तो हमारा आंसर आया 180 डिग्री। अब यहां से एक चीज याद रख लो कि जब भी तुम ट्राइंगल को डील करोगे, ट्राइंगल चले भले जैसा भी दिखने में हो, ट्राइंगल होना चाहिए। ट्राइंगल किसको हम कहते हैं? जिस शेप की तीन साइड्स हो और वो आपस में जुड़ी हुई हो। जैसे यहाँ पे एक साइड ये थी, एक साइड ये थी, एक साइड ये थी, ये इधर से एक जुड़ी हुई है, इधर से ये जुड़ी हुई है, इधर से ये जुड़ी हुई है, मतलब एक क्लोज आपका रीजन है। उस शेप को हम कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर के जो एंगल्स है ना तुम्हारे, अगर इन सबको प्लस करोगे ना, तो हमेशा तुम्हारा आंसर आएगा 180 डिग्री। ये कहलावा है हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा ट्राइंगल का हमेशा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। अब इस चीज को यूज करते हुए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और वो है कि हम ट्राइंगल्स को किस किस तरीके से डील करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज यही है, यहाँ पे यही बताई गई है कि हमारा जो ट्राइंगल है, उसके अगर अंदर के तीनों एंगल को मैं प्लस कर दूं, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 180 के। लेट से अगर ये एंगल आपका, लेबलिंग कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। अब फॉर एग्जाम्पल, अंदर में तुम्हें कोई दो एंगल बता दूं। यहाँ पे मैंने एक एंगल तुम्हें बताया, 80 कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं 30 कर लेते हैं। मैंने तुम्हें तीन एंगल्स में से दो एंगल बताए। एक एंगल बताया 80, एक एंगल बताया 30, और मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि मुझे तीसरा वाला एंगल बता दो। तो देखो, सबसे आसान तरीका है, मुझे बताओ क्या ए एंगल किसके इक्वल था? 80 डिग्री के। ए के नीचे 80 लिख लो। फिर एंगल बी किसके इक्वल था? 30 डिग्री के। उसके नीचे 30 लिख लो। एंगल सी मालूम है? नहीं। तो हम उसकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा प्लस सी लिख देंगे, और ये इक्वल किसके? 180 डिग्री के। तो 80 प्लस 30 कितना होता है? 110 डिग्री। प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 110 डिग्री आपका सी के साथ ऐड हो रहा है। इसको दूसरी साइड में भेज के तुम लोग 180 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो आपका सी का आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। अच्छा, ये तो था इसके पीछे कॉन्सेप्ट। पेपर में तुम लोग क्या करोगे? अगर तुम लोग को दो ट्राइंगल गिवन है, सॉरी, दो एंगल गिवन है एक ट्राइंगल के, तुम लोगों ने सीधा सीधा 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर देना है। 180 में से माइनस करोगे 80,
माइनस करोगे 30, तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 70 डिग्री का। ये वर्किंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपको वर्किंग जहां से दिखानी है वो इधर से। ये बेसिकली 110 आपका एडिड वर्जन है किसका, 80 और 30 का। ये तुम लोग डायरेक्ट करोगे 180 माइनस 30 माइनस 80, तो तुम लोग आंसर पे पहुंच जाओगे 70 डिग्री के। अच्छा यार, हमें अगर ट्राइंगल्स के साथ डील करना है ना, तो एक चीज उसके लिए होती है कि हमें ये पता हो कि ट्राइंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग ना ट्राइंगल में 3 टाइप के ट्राइंगल्स को देखेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल होता है आपका इक्विलेटरल। अच्छा देखो, इक्विलेटरल जो वर्ड है ना आपका, वो निकला है इक्वल से। अब ये इक्वल आपका क्यों इस वर्ड से निकला है, इसकी वजह ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों साइडें होती है ना, वो आपकी सेम होती है। ठीक है, वो बताएगा किस तरह से, वो इस तरह के बार्स बना देगा। ये बार्स का मतलब है कि जो ये साइड की लेंथ है वही ये साइड की लेंथ है, और वही ये साइड की लेंथ है। ठीक है। अच्छा, इसकी साइडें इक्वल होती हैं, उसके साथ साथ इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। क्योंकि देखो, अगर साइडें इक्वल हैं, तीनों अगर इक्वल हैं, तो लाजमी सी बात है कि उसके एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा, अगर हमने इसका एक एंगल निकालना, तो कैसे निकालते हैं, देखो मैं तुम लोग को एक चीज बताई थी, मैं नीचे इसकी वर्किंग करा रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों को हम अज्यूम कर लेते हैं ये एक्स है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो अगर मैं एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करूँ, तो हमें पता है ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। मैं इसको इक्वल टू पुट कर दूंगा 180 डिग्री के। एक्स प्लस एक्स इक्वल्स होगा आपका 3x के, इक्वल्स टू 180। 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आज के बाद से तुम लोग ये बोलने के बजाय कि सारे एंगल इक्वल होते हैं, तुम लोग अब से ये बोलोगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री का। यानी ये एंगल भी आपका 60 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री है, और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरे जरा ट्राइंगल पे आते हैं। दूसरे ट्राइंगल पे आने से पहले मैं तीसरा वाला ट्राइंगल तुम लोग को जरा कराना चाह रहा हूँ। तीसरा वाला ट्राइंगल है आपका स्केलीन। अब स्केलीन वर्ड किससे निकला है, स्केल से। यानी इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता। इसमें ना आपकी कोई साइड इक्वल होगी, ना इसमें कोई एंगल इक्वल होगा। इसी वजह से हमारा एक चैप्टर एग्जिस्टेंस में आता है जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी स्केलियन ट्राइंगल पे डिपेंडेंट हो, वो आपकी आइसोसेलेस और इक्विलेटरल पे भी हो सकती है। लेकिन मेजर वजह ट्रिग्नोमेट्री की ये है, वो है स्केलियन ट्राइंगल। क्योंकि स्केलियन ट्राइंगल में आपको कोई भी साइड नहीं पता होती। अगर मैं एक साइड बता दूं कि ये 4 है, तुम दूसरी साइड में बता ही नहीं सकते, कैसे बताओगे। लेकिन अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड बता दूं 4 है, तुम बोलोगे ये भी 4 है और ये भी 4 है। तीसरे टाइप के ट्राइंगल पे हो, एक ट्राइंगल हमने देखा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में आपकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, और एंगल आपके इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। स्केलियन ट्राइंगल में कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना साइडें ना एंगल, वो हमें निकालने पड़ते हैं। तीसरे टाइप का एंगल हमारा कहलाता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस देखो है क्या, सबसे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट समझो। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइडें सेम हो। लेट से मैं यहाँ पे बार बना दूं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक है। अगर तो दो साइडें सेम है ना, तो दो एंगल भी सेम होंगे। अब वो दो एंगल आइडेंटिफाई करना तुम्हारा काम है। कैसे करोगे, देखो गौर से सुनो। मुझे बताओ, ये साइड सेम थी और ये साइड सेम थी, दो एंगल कौन से सेम होंगे, जो साइड सेम है ना, उससे तुम एक लाइन एक्सटेंड कर दो, जहां पे वो फॉल कर रही है ना, वो वाला एंगल, यानी ये। और, और इस लाइन से एक लाइन एक्सटेंड कर दो जो जहां पे फॉल कर रही है, वो वाला एंगल। तो हमारे ये दो एंगल सेम होंगे। इन शॉर्ट, जो साइड सेम होती है ना, उसके सामने वाला एंगल, और जो साइड दूसरी सेम होती है उसके सामने वाला एंगल, ये दो एंगल आपके इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अगर ये दो साइडें हमारे पास सेम थी, तो आपका ये एंगल एक्स होगा, ये एंगल आपका एक्स होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज, अगर मेरे पास दो एंगल गिवन है, एक्स और एक्स, तो तीसरा एंगल पता है मैं कैसे निकालूंगा। 180 डिग्री में से एक्स की वैल्यू एक दफा सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर दूसरी दफा एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं ये तीसरे एंगल पे पहुंच जाऊंगा। अब ना
हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स गिवन है और हमने यहाँ पे अननोन एंगल्स की वैल्यू बतानी है। सबसे पहला अगर तुम ट्रायंगल देखो तो ये बीच में एक बॉक्स बना हुआ। ये बॉक्स का मतलब है कि ये ट्रायंगल जो है ना आपका, ये है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अच्छा, पता है होता क्या है कि कुछ लोग ना ये करते हैं कि वो बोलते हैं कि ट्रायंगल चार टाइप के हैं। एक आपका इक्विलेटरल, एक आपका आइसोसेलेस, एक आपका स्केलिन और एक आपका राइट एंगल। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रायंगल आपके हैं तीन टाइप के, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये आपका इन तीन की कैटेगरी में फॉल करता है। देखो, क्या मुझे यहाँ पे कोई बताया कि साइड सेम है? नहीं। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? ये आपका स्केलिन की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो मुझे बोलता है कि ये साइड और ये साइड सेम है, तो दो साइड सेम हो जाती तो किस कैटेगरी में फॉल करता? ये आइसोसेलेस में फॉल करता। अच्छा, इक्विलेटरल सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल की एक चीज है कि इसमें ना कभी आपकी तीनों साइड सेम नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों साइड सेम होने का क्या मतलब है कि आपके सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में आपका हमेशा हमेशा एक एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमें एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, जो वो कभी मेंशन नहीं करता, और एक एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री। हमें तीसरा एंगल निकालना है। तो देखो, मुझे एक चीज बताओ, टोटल एंगल होता है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर मैं सबसे पहले 90 डिग्री माइनस करूँ तो क्या आंसर आएगा? 90 डिग्री। और फिर मुझे इस 90 डिग्री में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 65 डिग्री। तो 90 - 65 कितना होता है? 25 डिग्री। तो आपका तीसरा एंगल आ जाएगा 25 डिग्री। एक शॉर्टकट देखो, याद कर लो, कभी भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल इंस्टेड के तुम लोग 180 में से पहले 90 माइनस करो और फिर 65 माइनस करो, तुम लोग अपना टाइम बचा सकते हो। कैसे? डायरेक्ट 90 में से 65 माइनस कर दो। क्योंकि 180 में से जब 90 माइनस करते हो ना राइट एंगल, तो कितना ही बच जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर तुम 65 माइनस कर दोगे तो भी आंसर तुम्हारा सेम ही आना है, बस फर्क ये है कि तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें एक एंगल दिया है 48, एक एंगल दिया है 50, और हमने तीसरा एंगल ढूंढना है। तो हमने सीखा है कि हम 180 डिग्री में से दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, यानी 50 डिग्री और 48 डिग्री। तो 50 और 48 को अगर हम ऐड करें होता है 98, और 180 में से 98 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपका आंसर आ जाता है 82 डिग्री। तीसरे क्वेश्चन पे आओ। अब जरा गौर से सुनो। ऊपर जो भी हमने दो क्वेश्चन किए वो थे हमारे स्केलिंग, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं थी। अब यहाँ पे अगर तुम देखो, एक एंगल हमें दिया हुआ है 52, और एक एंगल दिया हुआ है अल्फाबेट यानी वेरिएबल में, और एक एंगल गिवन ही नहीं है। देखो, उसने तुम्हें ये लाइन बता डाल के बता दी है कि तुम्हारी ये साइड और तुम्हारी ये साइड सेम है। अब अगर ये साइड के सामने जाए तो ये वाला एंगल होता है, और ये साइड के सामने जाए तो ये वाला एंगल होता है। ये इक्वल होंगे, क्योंकि जिन ट्राइंगल की दो साइड सेम होती हैं उनके दो एंगल भी सेम होते हैं। तो अगर ये भी है तो ये भी आपका कितना होगा? बी। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये दो एंगल इक्वल है और एक 52 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 52 में अगर मैं प्लस करूँ बी को और प्लस करूँ बी को, तो ये इक्वल किसके आएंगे? 180 डिग्री के। अच्छा, 52 प्लस बी कितना होता है? 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 52 आपका इधर 2b के साथ ऐड हो रहा है, इधर जाके 180 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो 2b आपका इक्वल आएगा 180 माइनस 52 का आंसर होता है मेरे ख्याल से 128 डिग्री। ठीक है, अब 2 और b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। तो बी का आपका आंसर आ जाता है 64 डिग्री। अच्छा, उस दिन मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था 2b = 128। वो ये कि ये 2 को आप इधर क्यों नहीं लाते? तो देखो, अगर मैं 2 को इधर भी लाऊं ना तो ये चीज सेम है। तो मैं करता यूं, लाइन बचाने के लिए मैं डायरेक्ट 2 से यहीं से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि चीज सेम है। अगर तुम्हारी यहाँ पे भी एक टर्म है और दूसरी साइड पे भी एक टर्म है इक्वल्स के, तो बेसिकली करते हो कि तुम डायरेक्ट भी कट कर दोगे ना तो कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर मार्क्स तुम्हारे नहीं काटता। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू आ गई 64, यानी ये एंगल है आपका 64 और ये एंगल है आपका 64 डिग्री। और जस्ट कि तुम्हें एक श्योरिटी हो कि तुमने सही किया है, तुम 64 और 52 को जब ऐड करोगे ना तो तुम्हारा आंसर लाजमी है कि 180 डिग्री है।
अगर तो 180 डिग्री नहीं आ रहा तो तुमने कोई ना कोई गलती की होगी, और ये आदत डाल लो, हमेशा एंगल के चैप्टर में क्रॉस चेक खुद से करो। क्रॉस चेक कैसे करोगे? अगर तुमने एक प्रॉपर्टी के थ्रू आंसर ढूंढे हैं, जैसे यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि ट्राइंगल के अगर तीनों के एंगल्स को प्लस कर दोगे तो 180 आता है, अगर तो ये नहीं हो रहा तो मतलब तुमने कोई गलती की है। इसी तरह भी हमने जो पीछे सारी चीजें की, उसमें एक चीज को हम डिफरेंट प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हैं, एक्स एंगल, सी एंगल, एफ एंगल। हमेशा कोशिश करो कि खुद से चेक करो कि टोटल तुम्हारा 180 बन रहा है, टोटल तुम्हारा 90 बन रहा है, टोटल तुम्हारा 360 बन रहा है, नहीं बन रहा, ताकि तुम्हारे मार्क्स बचें। क्योंकि एंगल ऐसा चैप्टर है कि तुम यहाँ पे मार्क्स खो रहे हो ना, तो फिर फायदा नहीं है। तो ये सीन होता है इसका। ठीक है, आगे उस पर आ जाते हैं। अगेन हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें सेम है। इस साइड के सामने आ जाओ, ये वाला एंगल, इस साइड के सामने आ जाओ, ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा। अगर एक 65 है तो ये भी कितना होगा? 65। अच्छा जी, ये एंगल निकालना है, ये हमें नहीं पता। तो हम 180 डिग्री में से 65 और 65 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो 65 प्लस 65 होता है 130। 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये हमने तीसरा एंगल ढूंढा। अच्छा, अब वो क्या कर सकते हैं, वो तुम्हें वेरिएबल की टर्म्स में एंगल्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक 3D है, एक 4D है, एक D है, नंबर दिए ही नहीं है उसने। तो ऐसे कैसे भी तुम क्या करोगे, D+3D+4D ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 180 के, क्योंकि हम ट्राइंगल को डील कर रहे हैं। D+3D 4D होता है, 4D+4D आपका 8D होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो D इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, इस तरह की कैलकुलेशन जब आती है, जैसे अब ऊपर इवन नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तो बच्चा करता क्या है कि कटिंग करते हैं। 2 के टेबल पे 8 आते हैं, 4 पे फिर 180 आते हैं, 90 पे फिर आते हैं 2 के टेबल 4, 2 पे 90 आते हैं, 45 पे। तो कभी कभी ना वो इतनी गंदगी कर देता है कि वो खुद ही भूल जाता है कि उसने लिखा क्या है। तो ऐसे मसले को डील करने के लिए ना, तुम पता है कर क्या सकते हो, इसको वर्टिकल ऑर्डर में लिखने के बजाय हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिखो। जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, सेम काम तुमने करना है। देखो दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल से होंगे, 2 के टेबल पे 180 आते हैं 90 पे, और 2 के टेबल पे 8 आते हैं 4 पे। फिर 2 के टेबल पे 90 आते हैं 45 पे, और 2 के टेबल पे 4 आते हैं 2 पे। अब देखो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल पे 45 और 2 दोनों आते हो, तो तुम यहाँ पे रुक जाओगे। 45 किसका सिंप्लीफाइड आंसर था? 180। तो यहाँ 180 की जगह तुम लिख दोगे 45/2। किसका सिंप्लीफाइड आंसर था? 8 का, तो यहाँ 8 की जगह तुम लिख दोगे 2। ये तरीका सिर्फ उन चीजों के लिए है कि अगर तो आपका नंबर बहुत बड़ा हो, डिवीजन आपकी बहुत बड़ी हो, तो इस तरीके पे जाओ। या अगर तुम उन बच्चों में से एक हो कि वो खुद ही कटिंग करके भूल जाता है कि मैंने नंबर क्या लिखा है, या बड़ा मैसी काम करता है, तो फिर वो इस तरीके की तरफ जाए। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। पार्ट 6 पे, एक साइड ये इक्वल दी है, एक साइड ये इक्वल दी है, एक साइड ये इक्वल दी है, और हमें एक एंगल दिया हुआ है 8 डिग्री। अभी मैं तुम लोगों को बताया कि अगर तीनों साइडें सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि सारे एंगल किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बगैर किसी वर्किंग के बोल देंगे कि एक इसके इक्वल है 60 डिग्री के। इसको अगर मैथमेटिकली करना था, देखो, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए होगा, और ये एंगल भी ए होगा। और फिर अगर तुम a+a+a करो तो ये इक्वल होना चाहिए 180 के। a+a+a 3 होता है, 3a होगा 180 के इक्वल। 3 1 3, 3 6 80, तो ए का आंसर फिर क्या आना है? 60 डिग्री। ठीक है, अब जरा आगे आओ। आगे चलने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, मैंने कभी वर्ड यूज किया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल देखो होता क्या है। इंटीरियर का मतलब है शेप के अंदर वाले एंगल। ये हमारा एक शेप था, तीन साइडें आपस में क्लोज होके क्या बनाती हैं? ट्राइंगल। और ये ए या अगर हम ऊपर जाएं, ये 4D, ये 3D और ये डी, ये मिल के ना आपका इंटीरियर एंगल है। ये तीन इंटीरियर एंगल है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल का। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो आपका शेप के बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ट्राइंगल है, और ये आपका जो एंगल है शेप के बाहर है, जो हमने ढूंढना है। तो एक तो इसका फॉर्मूला है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम लोग फॉर्मूला यूज करो, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर तुमने ये बाहर वाला एंगल ढूंढना है, तो तुम ये एंगल 55 और ये एंगल 47 को ऐड कर दो। ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन मैं अगेन ये कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम लोग यूज करो। तुम लोग ने जो प्रॉपर्टी सीखी है ना, उसी प्रॉपर्टी को लगाओ। क्या भाई?
एक ट्राइंगल है, उसके दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल ढूंढ लोगे, कैसे ढूंढ लोगे? 180 डिग्री में से माइनस करके। 180 डिग्री -55 डिग्री -47 डिग्री। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। 180 डिग्री -55 -47, तो इसका आंसर आता है 78 डिग्री। तो ये अगर अंदर वाला एंगल 78 डिग्री है, तो बाहर वाला एंगल कैसे निकालोगे? ये टोटल एंगल होता है 180, 180 में से 78 माइनस कर दो। तो 180 डिग्री में से 78 जब माइनस करोगे, तो तुम कहाँ पहुंचोगे? 180 -78, तुम पहुंच जाओगे 102 पे। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब देखो, ये वर्किंग तुम स्किप कर सकते थे। कैसे यार? 55 + 47 करो जरा। 55 + 47, उसका भी आंसर क्या आएगा? एक दफा कैलकुलेटर पे करके कर लेते हैं। इसका भी आंसर क्या है? 100। देखो, इसकी वजह ये होती है कि यहाँ हमने 55 और 147 को ऐड किया, तो हमारा आंसर पता नहीं क्या आ रहा था, 102। और फिर 102 को हमने 180 से सब्ट्रैक्ट किया, तो हम कहाँ पहुंचे? 78 पे। अब देखो, अगर मैंने बाहर वाला एंगल ढूंढना है तो वापस 180 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो डबल रिपीटिशन हो जाती है ना, 180 सब्ट्रैक्ट करने की, 180 सब्ट्रैक्ट करने की, ये आपको वापस उसी पे ले जाती है जब आप चीजें प्लस करते हो। इसी तरह आगे आ जाओ। ये एंगल 2E है, ये एंगल 3E है, ये वाला एंगल पता नहीं, और ये एंगल 110 है। तो देखो, ये अगर 110 है, ये वाला एंगल निकाल सकते हो सिंपली 180 से माइनस करके। तो 180 डिग्री -110 डिग्री, ये आपका आंसर आएगा 70 डिग्री। अंदर वाला एक एंगल आ गया 70 डिग्री। एक एंगल 70 डिग्री है, एक 2E है, और एक 3E है। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, 70 डिग्री +2E +3E, ये टोटल किसके आना चाहिए? 180 डिग्री के। तो 70 डिग्री +2E +3 इज 5E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 70 यहाँ पे 5E के साथ ऐड हो रहा है, उधर जाओगे तो तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 5E इज इक्वल टू 180 -70 डिग्री, ये आपका आंसर आता है। इसको साइड पे कर लेते। 5E इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये 5 और E यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 5 वन जा 5, और 5 22 जा मेरे ख्याल से 110 होता है। तो E का आपका आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। तो अगर यहाँ मैंने 2E की वैल्यू देखनी है, तो मैं 22 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। 22 × 2 इज 44, ये आपका आ जाएगा 44। अगर यहाँ 3E की वैल्यू देखनी है, तो मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 22 से, तो आंसर आ जाएगा 66। अच्छा जी, अब हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ट्राइंगल में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखना है ना, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है क्या। देखो, इसको ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है एक लाइन हो, और वो लाइन ऐसी हो कि जब वो दूसरी लाइन पे फॉल करे ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। और बाइसेक्टर को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ में डिवाइड करना। तो हम परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर को मिला के बोलते क्या है? कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरी वो लाइन है कि अगर ये दूसरी लाइन पे फॉल करे, अब ये मेरी वो लाइन है कि अगर ये मेरी दूसरी लाइन पे फॉल करे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और नीचे वाली लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी जो कि इक्वल होंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट इन सच अ वे। इसको ना विजुअली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है। It is a straight line drawn from a point in such a way that it forms a 90-degree angle with the line it meets. ये पॉइंट था, और लेट से ये नीचे एक लाइन जा रही है आपकी, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन बनाऊं इस तरीके में कि वो मेरी दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री बनाए, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि तुम लोग को डिफ्रेंसिएशन पता रहे कि फर्क क्या है। ये हमने अभी बनाया है। और अगर फॉर एग्जांपल ये येलो लाइन आपकी, ये येलो लाइन आपकी लेट्स से
8 सेंटीमीटर थी, तो ये इसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देगा। यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा, सॉरी यार गलत कर दिया मैंने, हम क्यों अलाइन नहीं हो रहा, चलो यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होगा 4 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होगा 4 सेंटीमीटर। तो अगर तो ऐसा केस हो कि आपने एक लाइन बनाई है एक पॉइंट से, उसने 90 डिग्री का एंगल बनाया दूसरी लाइन के साथ, और नीचे वाली जो लाइन थी उसको एग्जैक्टली इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, तो वो लाइन, ये वाली लाइन जो हमने बनाई है, ये आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा और एक ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। देखो, हमने अब ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो यहाँ पे जरा आओ। यहाँ पे मैंने तुम लोगों के सामने 3 ट्राइंगल बनाए हैं। यहाँ पे मैंने तुम लोगों के सामने 3 ट्राइंगल बनाए हैं, ठीक है। पहले ट्राइंगल में 4 4 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर हमें ये, इसने मार्किंग की हुई है, इसका भी क्या मतलब है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और फिर 10 10 10, ये भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक चीज याद रख लो, कि तुम किसी भी पॉइंट से लाइन बनाओ ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अगर मैं इस पॉइंट से लाइन बनाऊं और ये यहाँ पे आके फॉल करे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं साइड वाली पे आऊँ, अभी मैंने यहाँ एक वर्टिकल लाइन बनाई है ऊपर वाले पॉइंट से, अब मैं अगर नीचे वाले पॉइंट से बनाऊँ, राइट साइड वाले पॉइंट से, तो यहाँ से लाइन जाएगी, और ये आपकी, अरे यार इसको इसको बनाना इतना मुश्किल होता है। ये इस तरह की कोई लाइन अगर हो, तो ये आपकी 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री होगी, और ये पूरी लाइन जितनी भी आपकी, उसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देगी। इसी तरह अगर मैं नीचे वाले तीसरे पॉइंट से बनाऊं, जो लेफ्ट साइड पे, अगर यहाँ से एक लाइन जा रही हो और वो इधर आपकी मिले, तो ये आपकी 90 डिग्री बनाएगी। और ये अगर पूरी लाइन 10 है, तो ये इसको हाफ में डिवाइड कर देगी 5 5 में, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को एक गलत तरीके से यूज करते हैं, कैसे? वो ये कि अगर मैं यहाँ भी बीच वाले ट्रायंगल में लाइन हटाऊं, बच्चा क्या करेगा, तीसरे पॉइंट से एक लाइन बनाएगा, या पेपर क्वेश्चन में, पेपर में एक लाइन देखेगा इस तरह की, वो बोलेगा कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक पॉइंट से लाइन गई और दूसरी लाइन पे फॉल की, तो क्या बोलेगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और फॉर एग्जाम्पल ये पूरी लेंथ 8 थी, वो बोलेगा ये भी 4 होगी और ये छोटी वाली भी 4 होगी। यार कॉमन सेंस से सोचो सोचो, ये इतनी बड़ी 4 है अगर, तो इतनी छोटी सी 4 कैसे हो सकती है? तो देखो, क्वेश्चन में ना, वो एग्जामिनर या तो तुम्हें खुद बोलेगा कि ये लाइन आपकी है ही नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये नहीं बोलेगा, वो तुम्हें लाइन ही ऐसी बना के देगा कि उसमें वो 90 डिग्री शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की लाइन वो बनाएगा एग्जामिनर, ये 90 डिग्री शो करेगा, तो फिर तुमने क्या करना होगा, तुमने ये बोलोगे कि ये जितनी भी लेंथ है हमारी, ये एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बड़ा आसान है, किसी भी पॉइंट से बना दो, और अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसकी बेस हाफ में डिवाइड हो जाएगी, वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक थोड़ी टेक्निकलिटी है, वो ये कि देखो, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल देखें, 3 ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है 8 8, और ये 12 है। सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 12 है। फिर सेकंड भी सेम है 8 8 और 12, और थर्ड भी सेम है 8 8 और 12। सेम ही ट्रायंगल को मैंने 3 दफा बनाया है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्रूव करने के लिए। वो क्या? देखो, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में तुम्हारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट से पॉसिबल है। कौन सा पॉइंट? उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे तुम्हारा एंगल टोटली डिफरेंट है। दो एंगल तुम्हारे सेम होंगे आइसोसेलेस में, यहाँ पे ये 50 है, यहाँ पे ये 50 है। कौन सा सेम नहीं है? 80 वाला। तो अगर मैं 80 से लाइन बनाऊं ना, तो वो जब यहाँ पे फॉल करेगी, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये 12 को हाफ में डिवाइड कर देगी 6 और 6 में। इसी तरह अगर मैं सेम डायग्राम पे अब 80 के बजाय 50 से बनाऊं, तो 50 से फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आपकी कुछ इस तरह की आ रही होगी, तो हो सकता है कि 90 डिग्री तो बनाए, लेकिन
ये 90 डिग्री बनाने का ये मतलब नहीं है कि ये इसकी बेस एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाएगी। 90 डिग्री बनेगा, लेकिन बेस हाफ में डिवाइड नहीं होगी। बेस हाफ में जब भी डिवाइड होगी आपकी, जब आपकी लाइन थर्ड एंगल से निकली। थर्ड एंगल से निकलेगी तो 90 डिग्री भी बनेगा और बेस भी हाफ में डिवाइड होगी। लेकिन अगर आपका ऐसा एंगल है जो तो सेम है, उन एंगल से अगर आपकी लाइन निकल रही है, तो भले वो 90 डिग्री एंगल बनाए, आपकी बेस हाफ में डिवाइड नहीं होगी और ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कहला सकती। अगर मैं इसी थर्ड पॉइंट से अब लाइन बनाऊं, तो थर्ड पॉइंट से अगर मैं लाइन बनाऊं, तो हो सकता है 90 डिग्री बन जाए यहाँ पे आके। लेकिन अगेन 90 डिग्री बनने का हमेशा ये मतलब नहीं है कि लाइन तुम्हारी हाफ में डिवाइड होगी नीचे वाली। 90 डिग्री तुम्हारा जब बने, जब तुम्हारा वो थर्ड पॉइंट से लाइन निकल रही हो, तो तुम बेस को हाफ में डिवाइड करते हो। लेकिन अगर किसी बाकी दो एंगल से निकल रहे हैं ना, तो 90 डिग्री भले बन जाए, लेकिन तुम्हारी लाइन एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती। हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2 हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 6 हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये लेंथ 4 हो और ये लेंथ 4 हो।